बिहार में दलित राजनीति पर इस बार सबकी नजर है। 2024 की चुनावी लड़ाई में इस बार दलित वोटर्स की भी अहम भूमिका रहेगी। इससे पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी इनकार नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी हो या आरजेडी, चाहे जेडीयू हो या फिर वाम दल, हर राजनीतिक पार्टी दलित वोटरों पर नजरें गड़ाए हुए है। बिहार के हर लोकसभा क्षेत्र में एवरेज 40 से 50 हजार दलित वोटर हैं, लेकिन दर्जन भर ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर दलित वोटरों की संख्या काफी अधिक है। इनमें कुछ लोकसभा क्षेत्र रिजर्व सीट के अधीन हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या ये लोकसभा क्षेत्र 2024 में नए समीकरण में कोई बड़ा खेला करेगा या फिर 2019 के रिकॉर्ड को बरकरार रखेगा। इस पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट का मंथन शुरू हो गया है। वहीं पॉलिटिकल पार्टियां भी नई इबारत लिखने में जुट गई हैं। दरअसल बिहार के आरा, गया, नवादा, औरंगाबाद, काराकाट, खगड़िया, नालंदा, उजियारपुर, समस्तीपुर, सासाराम, बक्सर, जहानाबाद और हाजीपुर ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं और यहां दलित वोटर बढ़ चढ़कर वोटिंग भी करते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो पाते हैं कि इन निर्वाचन क्षेत्रों में से आरा, गया, औरंगाबाद, काराकाट, उजियारपुर, सासाराम और बक्सर में बीजेपी को जीत मिली थी, जबकि नालंदा, काराकाट और जहानाबाद में जेडीयू को सफलता मिली थी। इसके अलावा खगड़िया, समस्तीपुर और हाजीपुर में लोजपा ने बाजी मारी थी। बता दें कि 2019 के चुनाव के समय रामविलास पासवान जिंदा थे और उनका निधन 2020 में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले हुआ था। और खास बात है कि लोजपा की जीती हुई इन 3 सीटों में से समस्तीपुर और हाजीपुर सुरक्षित सीट है। यह तो चुनावी आंकड़ा हुआ 2019 का, लेकिन अब बिहार का सियासी समीकरण बदल गया है। पहला यह कि एनडीए में नीतीश कुमार नहीं रहे। दूसरा, दलित समाज का सबसे बड़ा चेहरा के रूप में बड़े कद वाले नेता रामविलास पासवान नहीं रहे। और तीसरा, रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा अब 2 फाड़ में बंट चुकी है। एक गुट के हेड रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान हैं, तो दूसरे गुट के हेड चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस हैं और दोनों चाचा भतीजा एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहा रहे हैं। बीजेपी दोनों को एक करने की कोशिश में लगी हुई है और उसी दिन से लगी हुई है जिस दिन नीतीश कुमार एनडीए से बाहर हुए। बिहार में महागठबंधन की सरकार बने हुए लगभग 9 महीने हो गए, लेकिन न चिराग पासवान बीजेपी में शामिल हुए हैं और न ही बीजेपी दोनों को मिला सकी है। और कहा जा रहा है कि केंद्रीय कैबिनेट के अब तक एक्सपेंशन नहीं होने के पीछे एक बड़ा कारण चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस का विवाद भी है। सूत्रों की माने तो चिराग पासवान भले ही खुलकर नहीं बोल रहे हैं और बीजेपी के मामले में चुप रहने में ही भलाई समझ रहे हैं, लेकिन दबी जुबान से कहा जा रहा है कि वे बीजेपी आला कमान को अपना मैसेज दे चुके हैं कि या तो चाचा पशुपति पारस रहेंगे या फिर वे रहेंगे। इसी वजह से बीजेपी भी उधेड़ बुन में है। लेकिन यदि पशुपति पारस को देखा जाए तो वे पहले ही कह चुके हैं कि सड़क पर वही आवारा पशु एक्सीडेंट में मारा जाता है जो समय पर डिसीजन नहीं लेता है। उनका इशारा सीधा सीधा चिराग पासवान की ओर था। इतना ही नहीं, उन्होंने पिछले माह ही कहा था कि चिराग मेरा भतीजा नहीं है। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह चाचा और भतीजे में दुश्मनी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि उन दोनों के बीच की यह दुश्मनी कहां जाकर थमती है। वैसे तो सियासी गलियारे में ना कोई दोस्त होता है और ना ही दुश्मन, लेकिन यहाँ तो मामला पारिवारिक है। लेकिन चाचा पशुपति कुमार पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच के झगड़े में यहाँ के दलित वोटर ही पिस रहे हैं। वे सही से निर्णय ही नहीं ले पा रहे हैं कि आखिर वे किधर जाएं। दरअसल रामविलास पासवान के निधन के बाद बिहार के दलित वोटर भी उधेड़ बुन में हैं। हालांकि इतना तो तय है कि मैक्सिमम दलित वोटर चिराग पासवान के साथ हैं, लेकिन यह आंकड़ा भी महज 6% पर आकर टिक जाता है, जबकि दलित वोटरों की आबादी बिहार में लगभग 16 से 17% है। बाकी वोटरों पर नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव की नहीं बल्कि जीतन राम मांझी और मायावती की भी है।
और पिछले दिनों जब आनंद मोहन की रिहाई हुई तो मायावती ने ट्वीट कर दलितों की सहानुभूति लेने की कोशिश की। उन्होंने नीतीश कुमार पर दलित विरोधी होने का आरोप भी लगाया। कुछ ऐसा ही दांव अब बीजेपी की ओर से भी चला जा रहा है। बीजेपी नेता आनंद मोहन की भी सहानुभूति लेना चाह रहे हैं और नीतीश कुमार पर दलित विरोधी होने का आरोप भी लगा रहे हैं। अब बात करते हैं नीतीश कुमार की। 2019 के चुनाव में एनडीए को 40 में से 39 सीटें मिली थी। इसमें से बीजेपी को 17, जेडीयू को 16 और एलजेपी को 6 सीटों पर सफलता मिली थी। लेकिन अब जेडीयू के सभी 16 विधायक महागठबंधन के साथ हैं। इन्हें भी महाराष्ट्र की तर्ज पर तोड़ना चाहा, लेकिन बीजेपी को इसमें सफलता नहीं मिली। और लोग यह भी जानते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार ने दलित पॉलिटिक्स के बीच महादलित का बड़ा दांव चला था। ऐसे में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की तर्ज पर बिहार में भी दलित पॉलिटिक्स को स्थापित करने के लिए रामविलास पासवान ने जेडीयू से अलग होकर साल 2000 में एलजेपी का गठन किया था। फरवरी 2005 के चुनाव में रामविलास पासवान बिहार में किंग मेकर बनकर उभरे, लेकिन उन्होंने किसी को भी अपना समर्थन नहीं दिया। इसके चलते बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा और 6 महीने के बाद दोबारा विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई और लालू राज का समापन हुआ। बता दें कि बिहार में दलित समाज 1990 से 2000 तक लालू यादव के साथ था और बाद में पासवान की एलजेपी के संग हो गया। नीतीश कुमार ने 2005 में सत्ता में आते ही सबसे पहले महादलित योजना चलाई। उन्होंने पासवान जाति को छोड़कर दलित मानी जाने वाली अन्य 21 उपजातियों के लिए महादलित कैटेगरी बनाकर उन्हें कई सहूलियतें दी और इसे आज तक चिराग पासवान नहीं भूल पा रहे हैं। देखें तो बिहार में ऐसे 7 जिले हैं जहां महादलितों की आबादी 10% से ज्यादा है। ये जिले हैं गया जहां पर 19%, नवादा जहां पर 17.5%, जहानाबाद जहां पर 17.3%, कैमूर में 14.8%, औरंगाबाद में 12.3%, मधेपुरा में 10.6% और जमुई में 11.2%। ऐसे में बड़ा सवाल है कि लोकसभा चुनाव 2024 में दलित पॉलिटिक्स का क्या रुख होगा। चिराग पासवान क्या करिश्मा करेंगे? जीतन राम मांझी का क्या असर होगा? क्या मांझी महागठबंधन में ही रहेंगे या विरोधी खेमे में जाएंगे? पशुपति पारस से बीजेपी छुटकारा पाएगी क्या? मायावती का क्या बिहार में मैजिक चल पाएगा या फिर लालू यादव कोई बड़ा खेला करेंगे? बहरहाल पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो दलित बाहुल्य वाले बिहार के 13 लोकसभा क्षेत्र में यदि नीतीश कुमार का महादलित कार्ड चला तो बेशक 2024 की तस्वीरें चौंकाने वाली होंगी। पटना से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव स्टीज के साथ। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।